हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। तो आज हम देखेंगे नोट्स, कीमोटेक्सोनॉमी और साइटोटेक्सोनॉमी, और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे। तो यार राइटिंग अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में बता देना, ठीक है। मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यह है इंट्रोडक्शन। पहले आप नोट्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे मिलके। डेफिनेशन, classification of chemotaxonomy, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इसमें ही है क्लासिफिकेशन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ कीमोटेक्सोनॉमी, मेन पर्पस ऑफ कीमोटेक्सोनॉमी, फिर देन साइटोटेक्सोनॉमी, इंट्रोडक्शन, definition, history, approach, DNA hybridization, significance of cytotaxonomy, सार्थक क्या है, बस। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो हमारे पूरे वातावरण में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो आपस में केमिकल, उनमें इंटरेक्शन, आपस में इंटरेक्शन में केमिकल रोल बहुत ही मेजर है, ठीक है। तो इसमें जैसे हम किसको बेस मानकर इनकी स्टडी करते हैं, हम प्रोटीन, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, पेप्टाइड, ओके। इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम, ये देखो। तो नाम से स्पष्ट होता है कीमो टेक्सोनोमी, कीमो मतलब केमिकल, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई और आइडेंटिफाई करना, और क्लासीफाई उन दोनों को कंपैरिजन किस बेस पे करना, बायो केमिकल, उनके बायो केमिकल बेस पे अगर कंपैरिजन करके हम उसको आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करते हैं तो वो कीमो टेक्सोनोमी में आता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसमें कुछ कंपाउंड दे रखे हैं जिसके बेस पर उनको क्लासिफाई किया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है। तो एक तो फिनोलिक एल्केलॉइड्स, टर्पेनॉइड्स एंड नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो इनके ही आधार पर हम जैसे उनको प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड सीमेंटिक्स में क्लासिफाई करते हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में कौन आते हैं देख लेते हैं। तो इसमें वो कंपाउंड आते हैं जो कि फंडामेंटली मेटाबॉलिक पाथवे में यूज़ होते हैं और डेवलपमेंट और ग्रोथ में यूज़फुल होते हैं। जैसे कि सिट्रिक एसिड साइकिल में आता है ना, तो जैसे कि सिट्रिक एसिड साइकिल करेब साइकिल में आता है ना, वही। और फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात कर लेते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट में वो आते हैं जो कि नॉन एसेंशियल फंक्शन में यूज होते हैं, नॉन वाइटल फंक्शन में, जैसे कि डिफेंस मैकेनिज्म में, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है ना, डिफेंस अगेंस्ट प्रीडेटर, पैथोजन्स जो कि बाहर से आते हैं, मान लो कोई बैक्टीरियाज, ठीक है। तो उनके और एग्जांपल दे रखे हैं इसमें, एमिनो एसिड, अल्केनॉइड, फिनोलिक्स, ग्लूकोसोनोलेट, ठीक है। सीमेंटिक्स वो होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल, आप सभी जानते हैं कौन से होते हैं, डीएनए, आरएनए, वो सारे सीमेंटिक्स में आते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ कीमोटेक्सोनोमी। तो कीमोटेक्सोनोमी सारे लेवल के जितने भी लेवल के क्लासिफिकेशन होते हैं ऑलमोस्ट सारे में यूज़फुल है, क्योंकि केमिकल एविडेंस होते हैं जैसे सारे के, जैसे कि हायर में हम देखते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट में, और जैसे कि लोअर प्लांट कैटेगरी में फंजाई, और उसमें सारे में केमिकल एविडेंस मौजूद होते हैं। उसके आधार पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को, सिमिलरिटी और सारी सब कुछ देखकर, ठीक है। और हम बहुत सारे जैसे कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आते हैं, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये कीमोटेक्सोनोमी, ठीक है। तो बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट को बनाने में, है ना, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो बहुत सारी जैसे टेक्निकल मशीनें होती है, लेमिनार एयर फ्लो, है ना, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उनके
उनके अंदर, तो इनमें डेवलपमेंट होने के कारण ही कीमोटेक्सोनोमी का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो सका है। ठीक है, तो इन सारे टेक्निकल कंपोनेंट से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी केमिकल का ट्रेस अमाउंट, मतलब तो जो थोड़ी सी मात्रा में भी उपलब्ध है उसका भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, और मेन पर्पज़ क्या है कीमोटेक्सोनोमी का, तो प्लांट डिफरेंशिएट में और आज के नॉलेज को बढ़ाने में। ठीक है, आजकल के जो भी नॉलेज है प्लांट में, तो नॉलेज को भी डेवलप्ड करने में इसका बहुत ही ज़्यादा ही पर्पज़ है, यूज़ है कीमोटेक्सोनोमी का। रिलेशनशिप, बहुत सारे प्लांट्स है जो सिमिलर दिखते हैं लेकिन वो होते अलग है, तो उनमें थोड़ी बहुत रिलेशनशिप होती है, वो कीमोटेक्सोनोमी के सहायता से हमें पता लग जाता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से ये और यही पर्पज़ है। अब हम देखेंगे साइटोटैक्सोनॉमी, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो साइटोटैक्सोनॉमी में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है उसके सेलुलर स्ट्रक्चर के बेस पे, उसके क्रोमेटिन लोकेशन के आधार पर, साइज़ के आधार पर, क्रोमोसोम साइज, ओके, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम के आधार पर, और डेफिनेशन भी सिंपल है। तो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ क्लासिफाइंग ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजिंग बोथ केमिकल वाले भी, कीमोटेक्सोनोमी भी, ठीक है, क्लासिकल सिस्टोलॉजी टेक्नोलॉजी एंड कंपेरेटिव स्टडी ऑफ क्रोमोसोम साइज नंबर्स। ठीक है, हिस्ट्री, तो वेबर की रिपोर्ट के अनुसार साइटोटैक्सोनॉमी डिस्कवर किया गया विलार्ड एंड पोर्सेल्ड के द्वारा 1960 में। इन स्मॉल फर्न है एक स्पीशीज, उसके अंदर इन कोलार्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं साइटोटैक्सोनॉमिक अप्रोच इन क्लासिफिकेशन। ठीक है, जेनेटिकल कंप्लीमेंट, तो इसमें क्या है कि डीएनए हम सभी को पता है एसेंशियल मटेरियल फॉर इनहेरिटेटी के लिए डीएनए ही आनुवांशिक जो मटेरियल है वो डीएनए होता है। तो वो क्रोमेटिन में होता है, आप सभी को पता है क्रोमेटिन डीएनए का ही होता है। ठीक है, तो वो जब मेटाफेज में आता है जैसे कि सेल डिवीज़न में, तो उसमें क्रोमोसोम बन जाता है उसका। ठीक है, तो उसमें पता चल जाता है साइज़ का। ठीक है, साइज़ अलग है या नहीं, तो उसी के आधार पर जी ऐसे कर सकते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, तो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन में क्या अप्रोच है आपको दिखा देता हूँ। तो अगर मान लो किसी एक स्पीशीज़ का डीएनए लिया सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है, तो उसका अगर दूसरे के साथ सिमिलर कोई दिख रहा है मान लो स्पीशीज़, तो उसके साथ कंपैरिजन करना है, तो उसका भी एक सिंगल स्ट्रैंड लेके दोनों को इन विट्रो में अगर हम सोल्विंग कराएंगे, दोनों को हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, इनकी टेक्निक होती है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, है ना, ये रहा देखो डीएनए मैचिंग टेक्निक से। तो अगर देख लो, आप खुद ही सोचो, अगर सिंगल स्ट्रैंड है तो कॉम्प्लीमेंट्री भी अगर दूसरी स्ट्रैंड आएगी, तो अगर सिमिलरिटी होगी तो वो दोनों डबल स्टैंड बना लेगी, है ना, अगर नहीं होगी तो वो सही से डबल स्टैंड नहीं बनाएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से पता चल जाएगा कि दोनों में सिमिलरिटी है या नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्लासिफिकेशन एक स्टडी की हुई है होयर एट अल के द्वारा 1960 में। ठीक है, इनकम्प्लीट फॉसिल। अब आते हैं हम तो कैरियोलॉजिकल स्टडी में क्या है लिखा हुआ है कि द कैरियोटाइप, जो कैरियोटाइप होता है वो किसके द्वारा कैरेक्टराइज होता है, क्रोमोसोम नंबर, साइज, हाँ, मॉर्फोलॉजी, आप पता है आपको सभी को, मॉर्फोलॉजी डिफाइन एंड कंसिस्ट, मतलब सारी जो अलग अलग स्पीसीज है इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल स्पीसीज के कैरेक्टर अलग अलग होंगे। ठीक है, सारे में कैरियोटाइप सारे में अलग अलग होंगे, सारे में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग, अगर अलग स्पीसीज होगी तो दोनों में अलग अलग साइज एंड शेप होंगे। ठीक है, तो इसीलिए वो टेक्निकल वो उसमें हम डिटरमाइन भी कर सकते हैं
क्रोमोसोमल बेंडिंग से, सारे में स्टेनिंग से, ठीक है, कि अलग है या नहीं है साइज एंड शेप, ठीक है। तो ये इसमें हम देखो लिख रखा है यूजफुल इन बोथ डिटरमाइनिंग द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब सिमिलरिटी अकॉर्डिंग टू आउटर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, उसके बाहरी लक्षण क्या है उसके आधार पर उसमें क्या सिमिलरिटी है, ठीक है। फाइलोजेनेटिक और फाइलोजेनेटिक ट्री भी आपने सुना होगा, असेंडर से पूरे वंशागत के उसके असेंडर कितने थे, ठीक है। तो उस हिसाब से फाइलोजेनेटिक और जेनेटिक रिलेशनशिप और सिबलिंग स्पीसीज होते हैं उसमें भी सेग्रीगेशन करने में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है सार्थक साइटोटैक्सोनॉमी का, तो इसका जो साइटोटैक्सोनॉमी का है जो इम्पोर्टेंट रोल आप सभी को पता है टैक्सोनॉमिक स्टडी में, ये तो कॉमन होता ही है। टैक्सोनॉमी स्टडी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इसका, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल टैक्सोनॉमी में भी बहुत ही ज़्यादा उससे भी ज़्यादा फिजियोलॉजिकल टैक्सोनॉमी में सबसे ज़्यादा रोल है, ठीक है, साइटोटैक्सोनॉमी का। क्योंकि इसमें क्या होता है आप सभी को पता, क्रोमोसोम नंबर और साइज में तो इसमें थोड़ी सी भी वेरिएशन होती है वो भी हमें डिटेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, और ईच DNA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल स्पीसीज, ठीक है। हर एक स्पीसीज में अलग अलग DNA होता है, मतलब वही अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा वेरिएशन में तो उसमें DNA ही होता है मेन रोल, एंड जीन एंड एवरीथिंग, तो उसका ही तो हम स्टडी करते हैं साइटोटैक्सोनॉमी में, ठीक है। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम स्पेसिएशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, एलोपेट्रिक, पैरापेट्रिक, सिम्पेट्रिक, ठीक है। तो बने रहिए इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टे ट्यून, बाय बाय।